हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। और इसी टॉपिक को कहीं कहीं पर आपको बोला जाएगा सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री के नाम से, क्योंकि अब तक हमने जो भी टिग्नोमेट्री पढ़ी है उस सारी टिग्नोमेट्री का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो बेसिकली टॉपिक तो जो ये है ना, ये है हाइट और डिस्टेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ है इसीलिए आपको किसी बुक में इस टॉपिक का नाम सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री के नाम से भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम पढ़ लेते हैं जो इस लेक्चर में हमें यूज़ होने वाली है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल लाइन। तो जैसे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये कैसी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ए बी लाइन है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो बी सी लाइन है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब फिर से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। प्लेन भी हो सकता है, लाइन भी है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें लाइन दिखाई देगी ना, बाकी एक प्लेन है। तो अब जैसे कोई अर्थ सरफेस है, वहाँ पर कोई सरफेस है जैसे, तो उस सरफेस को यहाँ पर दिखाएंगे तो आप लाइन से ना। तो अगर इस सरफेस पर आप कहीं पर खड़े हुए हैं, माना कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपकी हाइट है और आप इस तरीके से यहाँ खड़े हुए हैं। अब आप ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं और कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब हमें आसमान में या ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो कोई चीज़ दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस एंगल को फॉर्म किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख रहे हैं, तो आपसे उस ऑब्जेक्ट तक क्या होते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये जो सरफेस है ना, ये ए बी यहाँ भी वही है और ये यहाँ भी वही है। जैसे जहाँ आपकी आइज़ है ना, तो उसके पैरेलल भी वो क्या होगा, सरफेस होगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो ए बी है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो यहाँ तक क्या हो जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब आपकी आँखें जिस एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देख रही है उस एंगल को मैंने क्या कहा, थीटा। और ये जो थीटा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगा। उसमें ऐसा किया जाएगा कि जैसे अर्थ सरफेस पर कोई है, उसे आसमान में कोई भी ऑब्जेक्ट देखा उसने, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। ये जो सरफेसेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो ए बी है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी क्या होगा, पैरेलल माना जाता है। ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना कहा जाता है कि जैसे अर्थ सरफेस पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से वो कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ तो आदमी नीचे से ऊपर देख रहा था, लेकिन अगर एंगल ऊपर से नीचे फॉर्म हो, अब ये मानिए कि ये है एक घर की छत, ठीक है। तो अब उस घर की छत पर एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, नीचे ज़मीन पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इसे देख रहा है। तो अब क्या होगा, जहाँ पर भी आदमी खड़ा था यहाँ से उस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसे कहेंगे हम थीटा, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इन दोनों ही डायग्राम में देखिए, अगर मैं बात करूं डायग्राम 1 की और डायग्राम 2 की, तो यहाँ पर देखिए जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, मतलब ये अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी सी, तो ए सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ, ये हो जाएगा बी, ये ए और इसे मान लेते हैं सी। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है,
ये लाइन कैसे बन रही है, यही तो जो लाइन है वो एंगल बना रही है। बाकी अगर हम दोनों में ए बी को देखें तो ए बी क्या है, फिक्स। जो हमारा अर्थ सरफेस है वो फिक्स है, जो हमारे घर की छत है वो भी क्या है, फिक्स है। तो जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाएगी, वो वेरी करेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है इस पॉइंट पर तो वो अलग है, यहाँ भी तो हो सकता है ना ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो अब लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या होती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिस एंगल से देखते हैं, तो वो जो एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, ये होती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाइन ऑफ साइट का मतलब है जिस एंगल से, मतलब जिस लाइन के थ्रू वो एंगल ड्रॉ किया जाता है, जो जिस एंगल से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो बेसिकली सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी थी। अब हम आ सकते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक टावर ले लेते हैं जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं इसे मान लूँ ए बी, तो ये जो पॉइंट ए है ये क्या हो जाएगा, टावर का फुट। तो यहाँ से 20 मीटर दूर, तो ये मैंने डिस्टेंस ले ली 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट सी हो जाएगा कब, 20 मीटर पर। आगे कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द टावर इज, तो यहाँ पर आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब ये देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखा जाए तो ये जो थीटा है ये दे दिया गया है 60 डिग्री, इसे मैंने मान लिया है थीटा। ये जो 60 डिग्री है इसे मैंने कहा है थीटा। अब आपको क्या है, ये जो थीटा है इसके जो सामने की जो भी साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, दूसरी साइड होती है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। ओके, तो अब आपको ये थीटा तो गिवन है, उसके अलावा आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बेस। ठीक है, तो जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 20 मीटर। अब यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आपको क्या गिवन है, आपको थीटा तो गिवन है, बेस गिवन है। तो अब आप यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये आ जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टावर की हाइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगा सकते हैं आप, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, कॉट थीटा लगा सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, आप कोई भी लगाइए, टेन लगाइए या कॉट लगाइए। तो यहाँ पर टेन की बात करें तो टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ए बी, ये तो टावर है जिसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। बेस कितना है, बेस है हमारे पास ए सी, तो ए बी की वैल्यू ए बी ही रहने दी मैंने, और ए सी हो जाएगा 20। अब ये जो 10 60 होता है तो आपको टेबल याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो यहाँ से डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है √3, और यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन 20। तो इसका मतलब ये जो ए बी है ये हो जाएगा 20√3, और आंसर आएगा मीटर में। क्यों, क्योंकि जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी आपको मीटर में गिवन थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो यहाँ पर जब ये टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन आपने देखी तो उससे ही समझ में आ रहा था कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। दूसरा हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो यहाँ पर जो टावर है आपका, उसके फुट से आपको कहाँ जाना है, 20 मीटर जाना है, और फिर यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो लैंग्वेज पढ़ करके और फिर हमने ये डायग्राम बनाया, और उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प ली, और हमने यहाँ पर टावर की हाइट फाइंड आउट की। तो आप देख सकते हैं ये
मतलब जो क्वेश्चन है पूरा वो किस पर बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आपने डिस्टेंस ली कि जो टावर का जो फुट है वहाँ से आपको 20 मीटर जाना है, ये एक डिस्टेंस है। टावर की हाइट आपसे पूछी गई है, लेकिन यूज़ किसका हो रहा है, यूज़ हो रहा है इन्हें कैलकुलेट करने के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस एंड सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री कहा जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज़ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है। ये कहा गया है एक जो लैडर है वो क्या है, वॉल के अगेंस्ट, मतलब वॉल के पास खड़ी हुई है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ये वॉल बना लूँ, ये हो गई हमारे पास वॉल। अब यहाँ पर एक जो लैडर है वो इसके सहारे इस तरीके से खड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है द फुट ऑफ द लैडर इज़ 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 9.5 मीटर। ओके, ये आपका क्या है, लैडर है, ये वॉल है, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो एंगल है ये है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द लैडर। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें क्या करना था, टावर की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ टावर था, यहाँ पर क्या है, वॉल। तो आपको वॉल फाइंड आउट नहीं करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लैडर फाइंड आउट करना है। तो ये लैडर की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको थीटा गिवन है, तो अब आपको सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन सी टिग्नोमेट्रिक टर्म यूज़ करेंगे। तो अब ये जो देखिए थीटा है, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो आपके पास थीटा तो है, अब कौन सा थीटा सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे, इस थीटा में जो दो क्वांटिटी आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक तो बेस और एक हाइपोटेनियस। तो आप वो थीटा सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस दोनों हों। तो अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस कितना है आपके पास, नेमिंग कर दीजिए ABC। तो जो बेस है वो हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस को ले लीजिए AC। अब cos 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू, ये जो बेस है आपके पास AB ये है 9.5, और ये जो लैडर है इसकी लेंथ है AC, तो मैं इसे AC एज इट इज़ लिख रही हूँ। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो AC हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में गिवन है तो ये मीटर आएगा। तो ये जो AC है ये हो जाएगा हमारे पास 19 मीटर। तो यहाँ पर टिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो आपको आना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है अ लैडर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग अ वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर एक घर है, ठीक है, तो इस तरफ ये घर है और ये हो गई घर की वॉल। ओके, तो ये ले ली मैंने वॉल। अब क्या कहा गया है, ladder is placed along a wall of a house such that its upper end is touching the top of the wall। तो यहाँ पर ये जो लैडर है ये इस घर की एकदम जो अपर एंड है उसे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पर लैडर। इसके बाद कहा गया है द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये हो जाएगी हमारे पास 2 मीटर। देन द लैडर इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ बना रहा है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा 60 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। तो हमें यहाँ पर वॉल की हाइट बतानी है। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल है वो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया। तो हमने ये जो 60 डिग्री है ये यहाँ क्यों बनाया, तो यहाँ लिखा था लैडर इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो ये जो आपका लैडर है ये ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है, तो ये ग्राउंड को यहीं तो टच कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पर ये टच कर रहा है, तो जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा। अगर ये कहते हैं कि लैडर इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द टॉप ऑफ द
वॉल, क्योंकि ग्राउंड का तो टॉप होगा नहीं, टॉप किसका होगा, टॉप होगा वॉल का। अगर वो कंडीशन दी होती तो एंगल हमारा यहाँ बन जाता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द वॉल, तो वॉल की हाइट बतानी है। तो ये तो वो पोल वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरह हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें tan थीटा तो कितना होता है, जो थीटा है उसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हमें मतलब किससे है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर और गिवन क्या है, बेस। तो इन दोनों की हम हेल्प लेंगे। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, नेमिंग कर दीजिए ABC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इक्वल टू, यहाँ पर जो हाइट है वो है BC, वो एज इट इज़ रहेगी, और ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो आप लिख सकते हैं BC इज़ इक्वल टू 2√3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ये tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है अ इलेक्ट्रिक पोल इज़ 10 मीटर हाई। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पोल ले लीजिए, ये ले लिया मैंने पोल, और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो हो जाएगी 10 मीटर। अ स्टील वायर इज़ टाइड टू टॉप ऑफ द पोल इज़ अफेक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अप राइट। इसका मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो बिल्कुल इसका टॉप है ना पोल का, यहाँ पर एक वायर बांधा गया है, और ये जो वायर है ये कहाँ पर आ रहा है, ये ग्राउंड पर आ रहा है। उसके बाद आगे पढ़िए, इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब ये जो वायर है ये इस तरीके से बांधा गया है कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री ग्राउंड के साथ। तो ये तो हो जाएगा आपका ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये तो हो गया आपका वायर। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज फिर से देख लीजिए, अ स्टील वायर इज टाइड टू टॉप ऑफ द पोल, ये हमारा पोल है, क्योंकि इसे मैं लिख देती हूँ पोल, पोल को ले लिया मैंने, नेमिंग कर दी AB। तो यहाँ पर जो पोल है उसका जो एकदम टॉप है, लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टील वायर इज टाइड टू टॉप ऑफ द पोल इज अफेक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ से बांधा है और ग्राउंड पर आ रहा है कहीं पर। आप कहेंगे कि हम तो यहाँ से बांध करके इसे सीधे यहाँ ले आएंगे नीचे, ये एंगल बनाते हुए क्यों लेकर के आए हैं, तो वो भी आगे कहा गया है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर ये जो वायर है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आप इस वायर को सीधे ऐसे नीचे लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ पर एंगल नहीं बन पाएगा। अगर एंगल बन रहा है तो वायर को आपको ऐसे ही खींच करके लाना पड़ेगा। और कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ओके, उसके बाद कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो थीटा है इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और नीचे हो गया बेस। तो आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको कोई ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास AC। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पर ये जो AB है ये हमारे पास 10 गिवन है, और जो AC है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अगर हम AC की बात करें तो ये हो जाएगा 10√2। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर √2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो जो √2 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.41। तो यहाँ पर आप 1.41 लिख दीजिए। तो यहाँ से जो AC है वो आपका आ जाएगा 14.1, और ये हो जाएगा मीटर में। ओके,
तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो मैंने कराए हैं और जो टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाया है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज तो हमने सिर्फ बेसिक किया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप पढ़ लीजिए। पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।